आज हमारा टॉपिक जियोडायनेमिक्स जो यूनिट फर्स्ट है वो रहेगा। जियोडायनेमिक्स की डेफिनेशन क्या है, डोमेन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। और इसमें जो पहला फिर चैप्टर है आपका अर्थक्वेक्स और उसकी डेफिनेशन क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। सो जियो और डायनेमिक्स अगर आप देखोगे ये जो है दो वर्ड्स जो हैं एक कंपाउंड वर्ड्स है। जियो मीन्स अर्थ, डायनेमिक्स मीन्स मोशन। ओके, फोर्स विच आर इन मोशन। दूसरा होता है स्टैटिक फोर्स विच आर स्टेशनरी फोर्स। सो दिस दैट मीन्स it hints towards the motions or movements of the earth. Okay, so हम जब इसको डिफाइन करेंगे जियोडायनेमिक्स को तो हम ये कह इसको इस तरह डिफाइन करेंगे कि जियोडायनेमिक्स इज मेनली कंसर्न्ड विद द फोर्सेस एंड प्रोसेसेस। ओके, या ब्रांच ऑफ जियोलॉजी कंसर्न विद द forces and processes. These processes are on a large scale, continental scale, not small, on small scale. Okay, of the Earth's interior, that means Earth's crust. So particularly, especially as regards to their effects, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं जियोडायनेमिक्स में? इन फोर्सेस का, इन मोशंस का क्या असर या इन्फ्लुएंस या इफेक्ट होता है लिथोस्फीयर पर या क्रस्ट पर। ओके, एज यू नो अर्थ इज अ शेल्ड बॉडी having cores, mantle, crust, okay, then subshells as well. सो इसको हम जियोडायनेमिक्स कहते हैं। सो जब हम इसको डिफाइन करेंगे, इट्स अ ब्रांच ऑफ जियोलॉजी एंड विच इज़ रिलेटेड टू द टेक्टोनिक्स, ओके, ग्लोबल टेक्टोनिक्स. And this branch is concerned with the forces, processes of the Earth's interior and study of their effects, okay, on crust or lithosphere. So ये जियोडायनेमिक्स जो है ये हम किस तरह समझ सकते हैं कि अर्थ, क्योंकि अर्थ को हम डायनेमिक प्लैनेट कहते हैं, ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सो दिस डायनेमिज्म ऑफ अर्थ, इसके पीछे कुछ फोर्सेस हैं, ओके, जो कि इसको डायनामिक बनाती हैं, क्योंकि क्रस्ट जो है ये अनस्टेबल है। ओके, इसमें मोशंस हैं। सो वो हम डिफरेंट फॉर्म्स में देखते हैं, जैसे अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज। सो दिस दोज प्रोसेस, दोज आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ इंटरनल एनर्जीज, internal forces, okay, which make this planet dynamic. So इस ये फोर्सेस कहाँ से आते हैं, किस तरह जनरेट होते हैं, ये हम इसमें देखेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दूंगा इस प्लेट टेक्टोनिक्स, वो फिर मैं यहाँ रिपीट करूँगा। एक क्लिप भी मैंने आपके साथ शेयर की थी, होप आपने वो देखी होगी। सो जियोलॉजिस्ट जो है उन्होंने आफ्टर वास्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, ह्यूज कलेक्शन ऑफ डेटा, रिसर्च, इन्वेस्टिगेशंस, तो उन्होंने मिड 60s में एक थ्योरी प्रोपाउंड की, उसको हम प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी कहते हैं या प्लेट टेक्टोनिक्स मॉडल कहते हैं। 1967 के आसपास जो है टेलर, हैरी हेस, बाकी बाकी साइंटिस्ट थे, उनकी स्टडी से ये कंसेप्ट वजूद में आ गया। तो जब ये प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी वजूद में आ गई, जब ये वाइडली एक्सेप्ट होगी, और इस वक्त भी वाइडली एक्सेप्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्लोबली, सो इससे जो है एक इंसाइट क्रिएट होगी, एक अपॉर्चुनिटी या एक मौका मिला, या जो बंद दरवाज़ा था वो खुल गया जियोलॉजिस्ट के लिए। ओके, फॉर व्हाट? फॉर द comprehensive understanding of the internal energies of the earth, okay, internal workings of the earth, internal process of the earth. So is plate tectonics theory, it provides us with comprehensive model of the earth's internal energy, earth's internal processes, earth's internal workings. Okay, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि what are the basic processes known to operate on earth interior, or then their manifestations on or over the surface of the earth. So उसके लिए जो है प्लेट टेक्टोनिक्स कंसेप्ट ने बहुत अच्छा रोल प्ले किया। सो मिस्ट्रीज वर सॉल्व्ड। सो टेक्टोनिक्स पहले आपको समझना होगा। टेक्टोन मीन्स टू बिल्ड अप। टेक्टोन का असल में जो मतलब होता है बनाना, टू बिल्ड अप फ्रेमवर्क,
ओके, जो भी माउंटेन बिल्डिंग फॉल्ट्स अर्थक्वेक्स वगैरह वोल्केनोज, जो भी ये प्रोसेस है इनके पीछे ये टेक्टोनिक्स है, प्लेट टेक्टोनिक्स. सो ये बिल्ड ऑफ व्हाट डज दिस रेफर टू tectonics? It is study of large scale deformation of Earth's lithosphere. Large deformations due to forces, internal forces. Okay, these internal energies, these internal forces, they result in major features: mountains, ocean basins, valleys. Okay, fault plains, faults are developed, folds are developed within rocks. So ये इनकी वजह टेक्टोनिक्स की वजह से होता है. सो प्लेट टेक्टोनिक्स कहता क्या है, ये कंसेप्ट क्या है? प्लेट टेक्टोनिक्स हमें ये कहता है कि जो अर्थ है इसका जो क्रस्ट है, आउटर रिजिड, जो आउटर मोस्ट रिजिड शेल या सफियर जो है, जिसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. लिथो मीन्स रॉक, सफियर मीन्स एरिया, रीजन, वट एवर यू लाइक. आउटर रिजिड सॉलिड, ओके, आउटर रिजिड या आउटर सॉलिड रिजिड, आउटर मोस्ट शेल जो है जिसमें रॉक जो है हार्ड है, मोल्टन नहीं है, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. और उसकी थिकनेस जो है दैट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर. ओके, अगर हम ये मान लें जस्ट लाइक दिस, ये अगर इनर कोर है, ये आउटर कोर है, ये मेंटल है, दिस इज़ मेंटल, दिस इज़ कोर. ओके, ये मेंटल है, ये क्रस्ट है, अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट है. और मेंटल का जो अपर पार्ट है वो भी सॉलिड है. उसके नीचे जो है फिर एस्थेनोस्फीयर आता है, जो कि लिक्विड, जहाँ रॉक जो वीक जोन है एस्थेनोस्फीयर में रॉक जो है वो पार्शली मोल्टन स्टेट में, एस्थेनोस मीन्स वीक. ओके, ये जो आउटर स्किन जो है जैसे सुना कंड नेबर आउटर शेल, जिसकी थिकनेस तकरीबन 100 किलोमीटर है, वो लिथोस्फीयर, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं. सो दैट मीन्स क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ मेंटल, अपर पार्ट ऑफ मेंटल. ओके, वो लिथोस्फीयर बनाता है. जो लिथोस्फीयर जो है ये कंटिन्यूस नहीं है, बल्कि ये ब्रोकन है. ओके, ये पीसेस में ब्रोकन है, स्लैब्स में ब्रोकन है, कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूस है. तो ये जो ब्रोकन पीसेस हैं, वास्ट ब्रोकन स्लैब्स हैं, जिनको प्लेट्स कहते हैं. ओके, ये स्टेबल नहीं है, ये अनस्टेबल है, ये स्लोली ग्रेजुअली मोशन में है, मोबाइल हैं ये प्लेट्स. ओके, ये कंटिन्यूसली एंड स्लोली ग्रेजुअली मूव करते हैं. तो इस मोशन के पीछे कुछ फोर्स होगा, इंटरनल फोर्स, इंटरनल एनर्जी, जो इसको जो है ड्रिफ्ट कराते हैं इन ह्यूज पार्ट्स को, इन ह्यूज ब्लॉक्स को, लिथोस्फीयर ब्लॉक्स को. इनको हम प्लेट्स कहते हैं. इन्हीं प्लेट्स को हम कभी लिथोस्फीयर प्लेट्स भी कहते हैं. ओके, इनको हम क्रिस्टल प्लेट्स भी कहते हैं. ओके, लिथोस्फीयर प्लेट्स, क्रिस्टल प्लेट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स, ये सिंपली प्लेट्स, ये एक ही है. साइनोनिमसली ये टर्म्स यूज़ होती हैं. तो ये जो मोशन है टेक्टोनिक प्लेट्स की, ड्यू टू इंटरनल एनर्जीज, ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, ये जो है इसके पीछे जो मैकेनिज्म है, ये कौन सी फोर्स जो है इंटरनल एनर्जी इसको मूव करती है. बिकॉज जो इंटरनल या थर्मल एनर्जी जो अर्थ का है, अगर हम इंटीरियर में थोड़ा सा अगर हम इसको गौर खोज करेंगे, जो इंटीरियर जो है वो हॉट होता है, कोर में हाई टेम्परेचर है, मेंटल में और क्रस्ट जो है उसमें उतना हाई टेम्परेचर नहीं है. दैट मीन अनइक्वल या डिफरेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट है विद इन द अर्थ. सो जो हॉट मैटर है, हॉट मटेरियल है, वो ग्रेजुअली अपवर्ड्स मूव करता है डीपर लेवल से अर्थ में, और फिर वो स्प्रेड जो है लेटरली हो जाता है. इनको हम कन्वेक्शन करंट कहते हैं. जब आप हीट अप करते हैं वाटर को किसी फ्लेम पे, तो आप देखोगे कि वाटर हीट अप होगा और वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ जो है चले जाते हैं. जब हम चाय बनाते हैं वहाँ पर भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं या देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो ये जो कन्वेक्शन करंट्स उठती हैं, ये जो एस्टेनोस्फीयर में जब नीचे से अपवेल हो जाते हैं एस्टेनोस्फीयर में, फिर ये जो है हॉरिजॉन्टली मूव करती हैं. और जहाँ पर इसका अपवर्ड लिम होता है, फिर ये हॉरिजॉन्टली अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं. तो जो ऊपर जो लिथोस्फीयर होता है, क्रस्ट और मेंटल का अपर पार्ट, इनको भी ये जो है इसी डायरेक्शन में फिर मूव करती है स्लोली ग्रेजुअली. तो उसकी वजह से वहाँ जो फोर्स जनरेट होता है वो डाइवर्जेंट फोर्स, टेंशनल फोर्स होता है. उसकी वजह से क्या होता है, रॉक्स में
जो क्रस्ट है वो ड्रिफ्ट अपार्ट होता है, डाइवर्जेंट होता है, और वहाँ पर प्लेट बाउंड्री जो है वो डाइवर्जेंट टाइप होती है। और लावा जब अपवेल होता है तो उसको इस साइड में पुश करता है, इसको इस साइड में पुश करता है। जैसे साउथ अमेरिका और अफ्रीका के दरमियान जो एटलांटिक ओशन है वहाँ पर ये डाइवर्जेंट, मिड ओशनिक रीजन में डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है, वहाँ पर लावा कंटिन्यूसली इरप्ट होता है। तो ये प्रोसेस होती है। तो उसकी वजह से क्या होता है रॉक में, या जैसे यहाँ पर लीजिए आप, इस डायरेक्शन में स्ट्रेच होगा, अपोजिट डायरेक्शन में जब ये फोर्स जनरेट वहाँ पर होता है, एक्ट करता है, ऑपरेट होता है, तो स्ट्रेचिंग हो जाती है और थिनिंग रॉक में हो जाती है। अल्टीमेटली एक पॉइंट ऑफ इंस्टेंट आता है जब इसमें जो है स्ट्रेंथ रॉक की ख़त्म हो जाती है और ये ब्रेक हो जाती है। इन्हीं ब्रेक्स के अलावा फिर इसमें स्लिप हो जाती है, चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या दाएँ बाएँ, तो उसको फिर हम फॉल्ट कहते हैं। यहाँ पर जो है एक फोर्स जनरेट हुआ, इसको हम टेंसाइल स्ट्रेस या फोर्स कह सकते हैं। इस फोर्स को हम टेंसाइल स्ट्रेस या टेंसाइल फोर्स कहते हैं, जिसकी वजह से रॉक डिफॉर्म हो जाती है। कहीं पर ये प्लेट जो है दूर एक दूसरे से भागते हैं, अवे फ्रॉम ईच अदर, कहीं पर ये कन्वर्ज हो जाते हैं। ओके, कन्वर्जिंग मीन्स एक दूसरे की तरफ ये आते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं, यानी इनकी मोशन जो है ये मूव करते हैं एक दूसरे की तरफ, ये एक इस साइड में एक इस साइड में, तो एक दूसरे की तरफ आते हैं। तो जो डेंसर प्लेट होगा जैसे ओशनिक प्लेट, वो अगर कॉन्टिनेंट प्लेट के साथ कोलाइड करेगा तो डेंसर जो है, डेंसर क्रस्ट जो है ओशनिक क्रस्ट होता है, वो नीचे सबडक्ट करता है, प्लंज हो जाता है किसके नीचे, दूसरे प्लेट के बीनीथ, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट प्लेट के बीनीथ। ओके, ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है या कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये ओशनिक प्लेट जो डेंसर है वो नीचे सबडक्ट हो जाता है। तो इसकी मेंटल मैक्स मेल्टिंग हो जाती है, पार्शियल मेल्टिंग, फिर मैग्मा और लावा जो है रप्ट होता है, वॉल्केनिक माउंटेन या चेन बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एरो दिखाया है, ये वाला नीचे सबडक्ट होगा। तो उसकी वजह से जब दो फोर्सेस जो हैं अपोजिट साइड से आती हैं, एक ही प्लेन पे एक्ट करते हैं, तो उस स्ट्रेस को हम जो है फोर्स को हम कंप्रेसिव फोर्स या कंप्रेसिव स्ट्रेस कहते हैं। तो ये जो फोर्स होगा नंबर सेकंड, रॉक्स में जो है जब दो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ कन्वर्ज हो जाते हैं तो एक सबडक्ट हो जाता है, तो वहाँ पर जो रॉक्स में सब सरफेस इन्वायरमेंट में कंप्रेशन हो जाता है, स्क्वीज रॉक्स हो जाती हैं, स्ट्रेच नहीं होती हैं, तो वहाँ पर स्ट्रेस जो होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस या फोर्स होगा। उसकी वजह से शॉर्टनिंग हो जाती है रॉक लेयर्स में, थिकनिंग हो जाती है, अल्टीमेटली उसमें एक बेंड पड़ जाता है, बकल हो जाते हैं रॉक लेयर्स, तो उसमें एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम फोल्ड कहते हैं। ओके, दिस इज नोन एज फोल्ड। इस स्ट्रक्चर जब रॉक हॉरिजॉन्टल लेयर्स सीरीज ऑफ अप्स एंड डाउन इसमें बन जाती हैं, तो इस स्ट्रक्चर को हम फोल्ड या प्रोसेस को हम फोल्डिंग कहते हैं। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो कि कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से इसमें रॉक स्क्वीज हो जाती हैं, अप्स एंड डाउन, फिर अंडुलेशंस डेवलप हो जाती है। जैसे पूरे हिमालय में फ्राम आसाम टू कश्मीर जो है ये फोल्ड रॉक्स बनी हैं, रॉक्स में फोल्ड्स पड़ गए हैं। अगर सोनमर्ग आप जाओगे या बंगस जाओगे या और कहीं पहलगाम जाओगे तो वो आपको ये रॉक्स में ये फोल्डिंग दिखाई देगी। तो ये तो दूसरी टाइप प्लेट बाउंड्री थे। तीसरी टाइप जो है जिस ट्रांसफार्म, उसमें ना कन्वर्ज ना डाइवर्ज बल्कि स्लाइडिंग हो जाती है, स्लाइडिंग रबिंग हो जाती है दो प्लेट्स की, ऐसे ट्रांसफार्म प्लेट बाउंड्री, ऐसी टाइप बाउंड्री को हम कहते हैं। तो वहाँ पर जो रॉक्स में जो एनवायरनमेंट होगा, जो फोर्स होगा, जो स्ट्रेस डेवलप होगा, उसको हम शेयर स्ट्रेस कहते हैं या शेयर फोर्स कहते हैं। ओके, जिससे ट्विस्टिंग रॉक्स में हो जाती है। इस शेयरिंग की वजह से ट्विस्टिंग, और कंप्रेसिव स्ट्रेस या फोर्स की वजह से स्क्वीजिंग, ओके, फिर फोल्डिंग, और जो टेंसाइल स्ट्रेस होगा, टेंशनल स्ट्रेस जो होगा, उससे रॉक्स में टेंशन होता है, और उसकी वजह से जो है स्ट्रेचिंग हो जाती है। जिस स्ट्रेचिंग में च्युइंगम अगर आप लेंगे अपोजिट डायरेक्शन में या स्प्रिंग आप लेंगे तो खींचेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, वो स्ट्रेच हो जाती है, लेंथनिंग उसकी हो जाती है, तो उससे स्ट्रेच हो जाता है, थिनिंग हो जाती है, और फिर अल्टीमेटली फॉल्ट रॉक्स में पड़ जाता है। तो ये सभी यहाँ पर मैं इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि रॉक्स जब किसी फोर्स के अंडर आती हैं, किसी स्ट्रेस में आ जाती हैं, चाहे वो कंप्रेसिव स्ट्रेस हो, चाहे टेंसाइल स्ट्रेस हो, चाहे शेयर स्ट्रेस हो, ये सभी फोर्सेस रॉक्स को डिफॉर्म करती हैं,
ये फोर्स कुछ हद तक रॉक्स एब्जॉर्ब करती हैं, जहाँ तक उनमें जो स्ट्रेंथ होती है, इलास्टिक स्ट्रेंथ होती है या इलास्टिक लिमिट होती है, क्योंकि रॉक्स में एक प्रॉपर्टी होती है रिजिडिटी और इलास्टिसिटी। लेकिन अल्टीमेटली अगर ये फोर्स कंटिन्यूसली वहाँ पर ऑपरेट करता है तो एक पॉइंट आ जाता है जब ये रॉक इस फोर्स को एकोमोडेट या स्ट्रेन को एकोमोडेट नहीं कर पाते हैं और अल्टीमेटली ये ब्रेक हो जाती हैं। ओके, जिस तरह यहाँ पर जब ये ब्रेक हो गई, क्रैक्स फ्रैक्चर्स पड़ गए, तो इनिशियली ये स्लिप नहीं होती है, लेकिन अल्टीमेटली इन क्रैक्स के लॉन्ग, फ्रैक्चर्स के लॉन्ग ये रॉक जो है स्लिप करती है, डिस्प्लेस हो जाती है, मूव करती है अपवर्ड्स, डाउनवर्ड्स, लेफ्ट और राइट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब ये फ्रैक्चर्स के लॉन्ग स्लिप करती है रॉक, तो उसमें जो स्ट्रक्चर पड़ता है उसको हम फॉल्ट कहते हैं। F1 F2 फॉल्ट 1 फॉल्ट 2, यहाँ पर भी फॉल्ट। ओके, टाइप्स कौन सा है यहाँ पर वो डिस्कस मैं नहीं करूँगा, नेक्स्ट कहीं पर वो आएगा, क्योंकि आपको स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में फॉल्ट्स पढ़ने हैं, वहाँ पर डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो इस फॉल्ट की वजह से क्या होता है, ये फॉल्ट एक्चुअली सडन डिस्प्लेसमेंट है, सडन मूवमेंट है। ओके, सडन मूवमेंट ऑफ व्हाट, सडन मूवमेंट ऑफ रॉक्स। इसकी वजह से जब ये सडन मूवमेंट हो जाती है, जो भी रॉक्स में जो स्टोर्ड अप एनर्जी होती है, जो स्ट्रेन जमा हुआ होता है विद टाइम, जो एकोमोडेट इन्होंने किया होता है, ये स्टोर्ड अप एनर्जी, ये ऑल ऑफ ए सडन फिर रिलीज़ हो जाती है। जब ये ऑल ऑफ ए सडन रिलीज़ हो जाती है, जहाँ जिस तरह आप यहाँ पर देख सकते हैं, ओके, जब फॉल्ट डेवलप हो गया तो यही जो है, यही एनर्जी फिर ट्रैवल करती है अर्थ क्रस्ट में, रॉक्स में, मीडियम में। ओके, जैसे यहाँ पर फॉल्ट हो गया रॉक्स में, ओके, रॉक स्लिप जो है एक इस डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट फ्रैक्चर होता है, वह ब्रेक होता है, वहाँ पर एनर्जी रिलीज़ होती है और यही एनर्जी फिर वेव्स की शक्ल में जो है तमाम डायरेक्शन में रेडिएट करती है। जिस तरह अगर आप देखोगे पॉन्ड में आप जो है कोई कंकड़ डालेंगे तो कंसंट्रिक वेव्स डेवलप हो जाती है वहाँ पर, अप्स एंड डाउन सीरीज ऑफ वेव्स, तो उसकी वजह से फिर वहाँ पर शेकिंग हो जाती है। वो अर्थक्वेक्स लेकिन हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के क्लिप में कि अर्थक्वेक की डेफिनेशन और क्या होता है, उसके साथ क्या टर्मिनोलॉजी रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। सो ये होप आप ये क्लिप देखेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ये जियोडायनेमिक्स क्यों कहते हैं इसको, फिर इससे जो है इसी जियोडायनेमिक्स की वजह से जो है फिर अर्थक्वेक्स, वोल्केनिक एक्टिविटीज़, प्लेट्स वगैरह जो है मोशनल मूवमेंट्स होती हैं और अर्थ को अनस्टेबल बनाती हैं। वो हम नेक्स्ट में फिर अर्थक्वेक की डेफिनेशन वगैरह स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। बाय देन